जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिलियंट आईक्यू में। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है ऐतिहासिक स्रोत। प्राचीन भारत के प्रत्येक टॉपिक को हम शॉर्ट में खत्म करेंगे और आपको एक ऐसे जगह लाके खड़ा कर देंगे जहां से आप चाहें तो जल्दी से जल्दी अपने टॉपिकों को रिवीजन करके आप उसके एमसीक्यू के पीवाईक्यू को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपके किसी भी एग्जाम में काम आएगा। इसकी पूरी की पूरी गारंटी मैं देता हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं ऐतिहासिक स्रोत की। सबसे पहले हम देखते हैं परिचय। ऐतिहासिक स्रोत का परिचय जो है वह प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख तीन स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? तीन स्रोत। कौन कौन से हैं? पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशियों के वृत्तांत। पुरातात्विक स्रोत सबसे पहले देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत जो है यानी पुरातात्विक साक्ष्य जो है उनके बारे में देखते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य है प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों का विशेष महत्व है। अगर हमें प्राचीन भारत का अध्ययन करना है तो पुरातात्विक साक्ष्य जो है उनका अपना विशेष महत्व रहा है। ये कालक्रम का सही ज्ञान प्रदान करते हैं। किसका? कालक्रम का सही ज्ञान प्रदान करने वाले साक्ष्य हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेख, सिक्के, स्मारक यानी भवन, मूर्तियां और चित्रकला प्रमुख हैं। यानी मेन क्या क्या चीजें हैं इसमें? अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक हैं, मूर्तियां हैं और चित्रकला। ये सभी पुरातात्विक स्रोतों के अध्ययन के लिए विशेष महत्व की चीजें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभिलेख। अभिलेख जो है तो इसमें देखते हैं अभिलेखों का जो अध्ययन है उसे बोला जाता है पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, बोजक कोई अभिलेख। बोजक कोई अभिलेख एशिया माइनर 1400 ईसा पूर्व का है। जो बोजक कोई अभिलेख है वो 1400 ईसा पूर्व का है, जिससे आर्यों के ईरान से पूर्व की ओर आने का साक्ष्य मिलता है कि जो आर्य थे वो ईरान से पूर्व की ओर से आए थे। इस अभिलेख में वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र तथा नात्स्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, महास्थाना तथा सहगोरा के अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के हैं। ये महास्थाना और सहगोरा किसके शासनकाल के हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के हैं। सहगोरा अभिलेख से सूखे से पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात की गई है। सहगोरा जो अभिलेख है उसमें सूखे से पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात की गई है। मौस्की तथा गुर्जरा में स्थापित अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। नेत्तूर, गोलम के अभिलेखों में भी अशोक के नाम का उल्लेख है। यानी आपसे कभी पूछा जाए अशोक के नाम का अभिलेख किस किस अभिलेख में हमें देखने के लिए मिलता है, तो मौस्की में, गुर्जरा में, नेत्तूर में, गोलम में। यह चार जगह ऐसे हैं जहां अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी जगह हैं? मौस्की, गुर्जरा, नेत्तूर और गोलम। यह यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। यूपी पीसीएस में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिलेखों से संबंधित। 1837 में जेम्स प्रिंस ने ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई। सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? तो 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। अशोक के प्रयाग अभिलेख पर ही समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है वहां पे समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है वह भी स्थित है। समुद्रगुप्त की यह प्रशस्ति उसके राजकवि हरिसेन ने उत्कीर्ण करी थी। हरिसेन किसके राज्य कवि थे? तो समुद्रगुप्त के राज्य कवि रहे थे। और जो प्रयाग प्रशस्ति है वह हरिसेन ने ही उत्कीर्ण की थी।
दशपुर अभिलेख को विश्व के प्रथम विज्ञापन के रूप में जाना जाता है। विश्व का प्रथम विज्ञापन दशपुर अभिलेख है। यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जो दशपुर अभिलेख है वह किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। विश्व का प्रथम विज्ञापन कौन सा है? तो दशपुर अभिलेख है। ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम किसने पढ़ी? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी। अशोक के प्रयाग अभिलेख पर किसकी प्रशस्ति उत्कीर्ण है? तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है। समुद्रगुप्त की यह प्रशस्ति किसने उत्कीर्ण कराई थी? तो उसके राज्य कवि हरिसेन ने यह उत्कीर्ण कराई थी। अशोक का नाम किस किस अभिलेख में मिलता है? तो मौस्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उड्डे गोलम के अभिलेखों में अशोक के नाम का जिक्र मिलता है। महास्थाना तथा सहगोरा किससे संबंधित हैं? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित रहे थे। सहगोरा अभिलेख में सूखे से पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात की गई है। किस अभिलेख में सूखे से पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात की गई है? तो वह सहगोरा अभिलेख है। ठीक, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है, यानी एपिग्राफी कहा जाता है। बोजक कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है, जिसमें आर्यों के ईरान से पूर्व आने के साक्ष्य मिलते हैं। और बोजक कोई अभिलेख में ही वैदिक देवताओं का जिक्र है, जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र, नात्स्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आपको मैंने यहीं पे इसको याद कराने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको समझेंगे। कुछ यहाँ पे ग्राफ हैं प्रमुख अभिलेख और शिलालेख, यानी जो शिलालेख थे वह किस शासक से संबंधित रहे थे इसके बारे में जिक्र है। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित थी? तो समुद्रगुप्त से संबंधित रही थी। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित था। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित रहा था। और गिरनार यानी जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन से संबंधित है। भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त से संबंधित रहा है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल, नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सतकर्णी, गिरनार यानी जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन और भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन नृत्य से संबंधित रहा है। और मंदसौरा अभिलेख यशोधर्मन से संबंधित है। एरण अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। उसी प्रकार महरौली अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य से संबंधित रहा था। और ग्वालियर प्रशस्ति भोज परमार से संबंधित रहा था। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल, नासिक अभिलेख गौतमी शतकर्णी, गिरनार या जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन, भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन, एहोल अभिलेख पुलकेशिन, मंदसौरा अभिलेख यशोधर्मन, एरण अभिलेख भानुगुप्त, महरौली अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय और ग्वालियर प्रशस्ति भोज परमार से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका चार्ट बना के अपने आंखों के सामने इसको चिपका लीजिएगा, ताकि आप इसको कभी ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। हमने अभिलेखों के बारे में देखा और अब हम देखते हैं सिक्कों के बारे में। आपने देखा कि अभिलेखों के अध्ययन को लेखा शास्त्र कहा गया, यानी एपिग्राफी कहा गया। उसी प्रकार सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेस्टिक्स या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। न्यूमेस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र किसे कहा जाता है? तो वह सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। प्राचीन सिक्के सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा, पोटीन के मिलते हैं। सबसे प्राचीन सिक्के जो थे वह थे आहत सिक्के। कौन थे? आहत सिक्के। सबसे प्राचीन सिक्कों के रूप में इन्हें जाना जाता है, आहत सिक्कों को। पकाई मिट्टी के बने
पकाई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के हैं। आपसे कोई पूछे कि मिट्टी के बने सिक्कों की सर्वाधिक संख्या किस काल में हमें दिखाई देती है, तो कुषाण काल में हमें दिखाई देती रही है। ठीक है। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर उनके चिन्ह उत्कीर्ण थे, यानी सिक्कों पर चिन्ह उत्कीर्ण होते थे, या वो राज्य परिवार का हो या जिस धर्म को वो राज्य मानता हो उस धर्म से संबंधित रहा हो। इन्हें पंचमार्ग सिक्के या आहत सिक्के कहा गया है। ठीक, जो प्राचीन उत्कीर्ण सिक्के थे जिन पे कोई चिन्ह अंकित था उन्हें पंचमार्ग सिक्के या आहत सिक्के कहा गया। आहत सिक्कों को ऐतिहासिक ग्रंथों में करशापड़ भी कहा गया था। ये ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। आपसे कोई पूछे करशापड़ सिक्के किसे कहा गया, आहत सिक्कों को। पंचमार्ग सिक्का यह भी आहत सिक्के हैं। आहत सिक्कों पर चिन्ह उत्कीर्ण होते थे। आहत सिक्के किस सदी ईसा पूर्व के हैं, तो 5वीं सदी ईसा पूर्व के आहत सिक्के रहे थे। सबसे अधिक पकाई मिट्टी के शीशे के सांचे कहाँ मिले हैं, तो कुषाण काल में दिखाई हमें देते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं, तो आहत सिक्के सबसे प्राचीन सिक्के रहे थे। आहत सिक्के सबसे प्राचीन सिक्के रहे थे। सर्वाधिक हिंद यूनानियों ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की, हिंद यूनानियों ने। इन्होंने सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य प्रारंभ किया। आपसे कोई पूछे सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किसने स्टार्ट किया था, तो वह काम स्टार्ट करवाया था हिंद हिंद यूनानियों ने। सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए, तो वह भी हिंद यूनानियों ने ही जारी किए थे। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने तथा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की। आपसे कोई पूछे सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्रा की जो सिक्के थे वो किसने जारी किए थे, तो वह जारी किए थे कुषाणों ने। और आपसे कोई पूछे सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो वह गुप्त काल में चलाई गई थी। सातवाहनों ने शीशे की मुद्राएं जारी की थी। शीशे की मुद्राएं किसने जारी की थी, सातवाहनों ने। किसने, सातवाहनों ने। समुद्रगुप्त के एक सिक्के में उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। कुछ गुप्तकालीन सिक्कों पर अश्वमेघ अश्वमेघ पराक्रम शब्द उत्कीर्ण है। आपसे कोई पूछे अश्वमेघ पराक्रम शब्द किसके सिक्कों पर उत्कीर्ण है, तो वह गुप्तकालीन सिक्कों पर उत्कीर्ण है। वीणा बजाते हुए सिक्कों पर किसे दर्शाया गया है, तो वह दर्शाया गया है चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर जीत के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उन्होंने शकों को जीता और चांदी के सिक्कों का प्रचलन स्टार्ट किया। चांदी के सिक्के प्रायः पश्चिमी भारत में प्रचलित थे। मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के जीत के उपलक्ष्य में चलाए थे। वीणा बजाते हुए जिक्र है समुद्रगुप्त का। और अश्वमेघ पराक्रम चंद गुप्तकालीन सिक्कों पर देखने के लिए हमें मिलता है। सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाणों ने चलाए। सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के गुप्तों ने जारी किए। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। और सब स्वर्ण मुद्राएं जो चालू हुई भारत में वह किसने चालू की थी, हिंद यूनानियों ने चालू की थी। और सिक्कों पर लिखने का काम भी इन्हीं के द्वारा चालू किया गया था। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। और पकाई मिट्टी के बने सींचे के सांचे सबसे ज्यादा किस काल में दिखाई देते हैं, तो कुषाण काल में दिखाई देते हैं। सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा, आहत सिक्के, इन्हें पंचमार्ग या करशापड़ भी कहा जाता है। यह ईसा पूर्व 5वीं सदी के। स्मारक या भवनों के बारे में बात करें तो इस स्तूप की पहली चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। कहाँ मिलती है, ऋग्वेद में। आपको यूपीएससी ने 2023 में कंफ्यूज किया था कि जो स्तूप है वो मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित रही थी, तो नहीं, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रही थी। मतलब संबंधित थी लेकिन बौद्ध काल से ही स्टार्ट नहीं हुई थी। यह ऋग्वेद में सबसे पहले देखने के लिए मिलता है।
बौद्ध विहार तथा स्तूपों का निर्माण 4 से 5 शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ही हुआ था। मंदिर निर्माण की नागर, बेसर तथा द्रविड़ शैलियां प्रचलित थीं। मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से प्रारंभ हो चुका था। मंदिरों का निर्माण किस काल से प्रारंभ हुआ था? गुप्त काल से प्रारंभ हुआ था। और स्तूप की पहली चर्चा किसमें हमें देखने के लिए मिलती है? ऋग्वेद में हमें देखने के लिए मिलती है। किसकी चर्चा? स्तूप की चर्चा। पटना के कुम्हरार, पटना के कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक, कुम्हरार से जो पटना में स्थित है वहां से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर तथा जावा के बोरोबुदुर मंदिर से भारतीय संस्कृति के दक्षिण एशिया में प्रसार का पता चलता है। बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण संभवतः 9वीं शताब्दी में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, बोरोबुदुर जो मंदिर है उसका जो निर्माण है वह 9वीं शताब्दी में किया गया था। मूर्तियां और चित्रकला क्या बताती हैं, देखते हैं। कुषाण काल में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण होने लगा। बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किस काल से होने लगा था? तो कुषाण काल से होने लगा था। ठीक, जिन पर विदेशी प्रभाव देखा जा सकता है। भरहुत, बोधगया, सांची, अमरावती से प्राचीन बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। कुषाण काल में मूर्ति निर्माण गंधार तथा मथुरा निर्माण कला प्रचलित थी। कुषाण काल में गंधार कला फेमस थी और मथुरा निर्माण कला ज्यादा फेमस रही थी। गंधार कला पर यूनानी प्रभाव अधिक व्याप्त था। कभी आपसे कोई पूछ ले गंधार कला किस से संबंधित रही थी, तो यूनानी प्रभाव से संबंधित रही थी। अजंता की गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी तक पाए गए हैं। अजंता की गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के पाए गए हैं। मृदभांड तथा मुहरों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास के कालक्रम का पता चलता है। मृदभांड से और मोहरों से। चित्रित धूसर मृदभांड वैदिक काल से, जबकि काले और लाल मृदभांड मौर्य काल से संबंधित थे। आपको ध्यान रखना है, चित्रित धूसर मृदभांड वैदिक काल से और काले और लाल की अगर बात की जाए तो वो मौर्य काल से संबंधित रहे थे। आपने देखा अभिलेखों से, सिक्कों से, अभिलेखों से, सिक्कों से, मूर्तियों से, स्मारक से कैसे पुरातत्व का अध्ययन किया गया। अब आप देखेंगे साहित्यिक स्रोत से कैसे इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। ये साहित्यिक स्रोत क्या है? तो साहित्यिक स्रोतों को देखें तो साहित्यिक साक्ष्यों के अंतर्गत कौन क्या क्या आता है? तो आता है वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ तथा बौद्ध एवं जैन साहित्य। इतने को साहित्यिक स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त है। कौन कौन से? वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ, बौद्ध एवं जैन साहित्य। बात करते हैं वेदों के बारे में। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। वेदांग के अंतर्गत शिक्षा, वेदांगों की बात की जा रही है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद आते हैं। वेदांग के अंतर्गत क्या आते हैं? शिक्षा आता है, कल्प आएगा, ज्योतिष आएगा, व्याकरण और निरुक्त और छंद पाए जाते हैं। इसके अलावा सभी वेदों के ब्राह्मण एवं आरण्यक हैं। इसके अलावा सभी वेदों के ब्राह्मण और आरण्यक हैं, जिनमें हमें अनेक ऐतिहासिक एवं सामाजिक तथ्य प्राप्त होते हैं। बौद्ध ग्रंथों की बात की जाए तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, निकाय तथा जातक आदि प्रमुख हैं। बौद्ध ग्रंथ में क्या क्या प्रमुख हैं? त्रिपिटक, निकाय एवं जातक प्रमुख हैं। जातक जो है वो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का संकलन है। जातक क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बात करता है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों संबंधित नियम और अभिदंभ पिटक में बौद्ध मतों का दार्शनिक व्याख्या है। यह
त्रिपिटक कौन कौन से हैं बौद्ध के? सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। जो सुत्त पिटक है बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक भिक्षु भिक्षुणियों से संबंधित नियम, अभिधम्म पिटक बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश से मौर्यकालीन पर्याप्त जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन राजवंश की जानकारी दीपवंश महावंश से मिलती है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हों से हिंद यवन शासक मिलांडर के विषय में सूचना मिलती है। मिलिंद पन्ह किसने लिखी? नागसेन ने। और इससे जो सूचना मिलती है वह हिंद यवन शासक मिलांडर के बारे में इससे सूचना प्राप्त होती है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों से तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का भी ज्ञान होता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट वर्मन, भद्रबाहु चरित्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि से अनेक ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन तथा समकालीन घटनाओं की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से महावीर स्वामी के जीवन की घटनाओं के बारे में पता चलता है। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जिसकी रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। रचना किसने की? पाणिनि ने। इसमें पूर्व मौर्य काल की सामाजिक दशा का चित्रण है। इसमें पूर्व मौर्य काल की सामाजिक दशा का चित्रण देखने के लिए मिलता है। अर्थशास्त्र द्वारा रचित, अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित थी। अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने लिखी, जिसे चाणक्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का स्पष्ट चित्रण मिलता है। नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन मेनली इसमें बात जो की गई है वह राज्य व्यवस्था के बारे में बातें की गई हैं। यह राजकीय व्यवस्था पर लिखी गई पहली पुस्तक है। राजकीय व्यवस्था पर लिखी गई पहली पुस्तक रही थी। शुंग काल में पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। महाभाष्य किसने लिखा? पाणिनि की अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने। किस काल में? शुंग के काल में। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया था? तो पतंजलि द्वारा। किसके ऊपर लिखा गया? पाणिनि की अष्टाध्यायी पर। किसके काल में लिखा गया? तो शुंग काल में। जिससे मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लेखन कल्हण ने किया। कल्हण ने संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक वर्णन किया ऐतिहासिक घटनाओं का। कल्हण की राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी किसने लिखी थी? कल्हण ने। कश्मीर के इतिहास है। राजतरंगिणी में किसका इतिहास संकलित है? कश्मीर का इतिहास। आपने देखा पुरातत्व, साहित्यिक विवरण। अब आप देख रहे हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के लेखन का अध्ययन करके कैसे हमने इतिहास को इसके स्रोत के रूप में उपयोग किया, देखते हैं। विदेशी यात्रा वृत्तांतों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है: यूनान, रोम के लेखक, चीन के लेखक तथा अरब के लेखक। यूनान के लेखक, चीन के लेखक और अरब के लेखक को देखा जा सकता है। यूनान, रोम के लेखकों के बारे में अगर बात की जाए तो हेरोडोटस तथा टीसीएस सबसे पुराने यूनानी इतिहासकार थे। हेरोडोटस और टीसीएस। इनकी रचनाओं में कल्पित कहानियों को स्थान दिया गया। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। आपसे कोई पूछे फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। इसने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। भारत और फारस के संबंधों का जो वर्णन है वो किसमें किया गया? हिस्टोरिका में। हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। और किसके द्वारा लिखी गई? तो हेरोडोटस द्वारा लिखी गई थी। नियार्कस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ भारत आए। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और वो किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकोटर का। सेल्यूकस निकोटर किसका राजदूत था?
तो ये राजदूत था सिकंदर का। इसने इंडिका की रचना की। किसने? मेगास्थनीज ने। इसमें मौर्यकालीन समाज तथा प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई, उसमें समाज और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है मौर्यकालीन। पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी, यह एक अज्ञात यूनानी लेखक की रचना है, यानी इसके लेखक का नाम अभी पता नहीं है। पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी, जो मिस्र में आकर बस गया, उसने 80 ईस्वी में भारतीय समुद्र तट हिंद महासागर की यात्रा की थी। उसके विवरण में बंदरगाहों का उल्लेख के साथ साथ आयात निर्यात की वस्तुओं का वर्णन मिलता है। टॉलमी ने ज्योग्राफी की रचना की थी। टॉलमी ने किसकी रचना की? ज्योग्राफी की, 140 ईस्वी। इसने भारत के भौगोलिक परिदृश्य का वर्णन मिलता है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की। नेचुरल हिस्ट्री की रचना प्लिनी ने की थी। इसमें भारत के विविध पक्षों के उपयोगी विवरण है। इसकी रचना पहली सदी ईसा पूर्व में हुई थी। स्टेब्रो एक प्रसिद्ध यूनानी रचनाकार था, जिसने जियोग्राफिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक बताया है। आपसे कोई पूछे टॉलमी ज्योग्राफी की रचना, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री, स्ट्रेबो ज्योग्राफी का, और इसने मेगास्थनीज के विवरण को एक काल्पनिक बताया है। ठीक है। और पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी किसने लिखी थी? तो उसका नाम पता अभी नहीं। आपने देखा यूनानी और रोम लेखकों के बारे में। अब आप देखने जा रहे हैं चीनी यात्रियों लेखक फाहियान। सबसे पहले हम देखते हैं फाहियान के बारे में। फाहियान 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। उसने बौद्ध धर्म की स्थिति का विवरण दिया है। साथ ही उसकी रचना में तत्कालीन समाज संस्कृति का विवरण देखने के लिए मिलता है। फाहियान ने फ्यो क्योंकि की रचना की थी। फो क्योंकि की रचना किसने की? फाहियान ने। अब हम देखते हैं हेंगसांग। फाहियान किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय की। याद रखना है आपको, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। हेंगसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, 629 ईस्वी के लगभग। 16 वर्षों तक भारत में रहा। उसके यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन राजनीतिक के साथ साथ भारतीय रीति रिवाज, शिक्षा पद्धति का वर्णन मिलता है। उसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की नामक प्रसिद्ध से है। सी यू की किसकी रचना है? हेंगसांग की। और फो क्यों की? फाहियान की। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में, हेंगसांग हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। इत्सिंग ने बौद्ध शिक्षा संस्थानों, भारतीय समाज के विषय में विस्तार से लिखा है। अब हम देखते हैं अरब यात्रियों के बारे में। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया। उसने पाल तथा प्रतिहार शासकों का इतिहास लिखा। सुलेमान ने पाल तथा प्रतिहार शासकों का इतिहास लिखा था। अल मसूदी 914 से 943 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने राष्ट्रकूट शासकों के साम्राज्यवादी विस्तार का वर्णन किया है। राष्ट्रकूट शासकों के साम्राज्यवादी विस्तार का वर्णन अल मसूदी ने किया और सुलेमान ने पाल तथा प्रतिहार शासकों का इतिहास लिखा। अल बरूनी के बारे में देखें तो अल बरूनी का जो वास्तविक नाम था वो अबू रिहान था। उसने हकीक ए हिंद यानी किताब उल हिंद की रचना की। हकीक ए हिंद या किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने की थी। वह महमूद गजनवी का समकालीन था। अल बरूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया तथा भारतीय समाज का विस्तृत वर्णन अपनी रचना में किया है। आपने ये देखा कि हमने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ा और हमने देखा पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में, हमने देखा ऐतिहासिक साक्ष्य और विदेशी वृत्तांत। तो आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको 1 से 2 बार, 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। लगभग यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके यहाँ से कवर अप होंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। तब तक आप सुखी रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।